एजुकेशन कौन सी होती है? वो एजुकेशन जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्टार्ट की जाती है उसको हायर एजुकेशन कहते हैं। और उसमें आपके वो एजुकेशन आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? कॉलेज से, स्कूल, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, एकेडमी से। और इसके बाद आपको क्या मिल जाता है? एक स्पेसिफिक आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिल जाता है। हायर हायर एजुकेशन लर्निंग जो है वो क्या करती है? हेल्प्स करती है स्ट्रेथन इन कम्युनिटीज। कम्युनिटीज को कैसे वो स्ट्रेथन करती है? जाहिर सी बात है, जब एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हर तरह के लोग आए होते हैं, हर एरिया से, तकरीबन डिफरेंट एरिया से लोग आए होते हैं, तो फिर उनकी जब आपस में बात होती है तो वो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली ही बात आ जाती है। द गोल ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन। गुड सिटीजन कब होगा? जब उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, उसके पास जॉब भी अच्छी होगी, उसके पास पेशेंस भी होगा, जो करेक्टर वाइज है वो भी वो गुड हो, और जो एबिलिटीज हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, वो भी उसके पास अच्छी होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो है उन स्किल्स को यूज कर सकता हो। तो वो आपके पास क्या होता है? गोल ऑफ हायर एजुकेशन होता है। ठीक है, गोल ऑफ हायर एजुकेशन इज प्रोड्यूस गुड सिटीजन। ऐसा सिटीजन जो सोशल, जो सोसाइटी है उसके लिए भी अच्छा साबित हो और अपने लिए भी अच्छा हो, और उसमें उसका करेक्टर भी अच्छा हो, उसकी जो है उसके पास स्किल हो, वो खुद कमा भी सके और वो कुछ दे भी सके। ठीक है। अच्छा, फिर बेनिफिट्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब यहाँ पर आपके आजकल जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के, उसमें ये है कि डिग्रीज तो बहुत इजीली, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है हायर एजुकेशन पे, लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इसलिए नहीं है कि डिग्री तो बहुत सारे लोग लेकर आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उनके पास इतना काम होता ही नहीं है, वो कोई काम कर ही नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। ठीक है। तो इस लिहाज से ऐसी गुड गुड सिटीजन होना चाहिए कि जो सोसाइटी के लिए हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी और जो सोशली है वो भी एक अच्छा इंसान। हायर एजुकेशन के बेनिफिट क्या है? कि एक्सप्लोर एकेडमिक इंटरेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर चॉइसेस, सोशल लाइफ एंड न्यू फ्रेंड्स, ट्रैवल अब्रॉड। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टरेट की डिग्री लेनी होती है, पीएचडी की, तो मोस्टली लोग जो है बाहर चले जाते हैं। समटाइम्स जो है एफएससी के बाद भी लोग चले जाते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी। broaden your horizons, supported by a wide range of skills that employees find very useful. Further education is generally include postgraduate studies in where you can gain your master and doctorate degree. इट्स ओके, जो लोग आज लॉग इन लेट हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन कल जो है आप लोग मुझे 5 यूनिट्स का रिव्यू देंगे, समझ आइए ना बात? कल सब ने मुझे जो जितने यूनिट्स हो चुके हुए हैं उसका रिव्यू देंगे। ठीक है। अभी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन में क्या है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा has defined that institution higher education is a school that। अब ओक्लामा है कहा ना, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में awards a bachelor degree or not less than a 2 year program that provide credit towards a degree or। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बैचलर डिग्री कौन सी होती है? वो डिग्री जहाँ पे आपके 2 इयर्स का प्रोग्राम होता था पहले, अब तो बीएस ऑनर्स हो गए, तो अब कितना हो गया? अब 4 इयर्स का हो गया। ठीक है। और क्रेडिट आवर्स भी हो गए हैं। ठीक है। मेरे पास आप में से किसी का ईमेल एड्रेस ही नहीं आया, तो मैं किसको बुक मेल करूं? आप में से किसी ने मुझे अपना ईमेल एड्रेस नहीं सेंड किया। मेरे पास तो आपके ग्रुप की कोई ईमेल नहीं आई। प्रोवाइड not less than 1 year of training towards gainful employment, or is a vocational program that provide training for gainful employment and has been in existence for at least 2 years.
2 इयर्स के अब यहाँ पर क्या आ गया कि आपके पास हायर एजुकेशन में क्या होता है, एक तो ये हो गया कि आपका 2 इयर्स का वो प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद मास्टर्स आता है, वो कितने का होता है, वो 2 इयर्स का होता है, ठीक है। और इसी में जो है वो कहते हैं कि अब आज जो बीएस ऑनर्स आ गया है, तो बीएस ऑनर्स अगर 4 इयर्स का होता है तो फिर उसमें मास्टर नहीं होता, उसमें फिर डायरेक्ट एमएस की तरफ हम आ जाते हैं। According to EWG, the concept of higher education is diverse. It includes higher study at different levels. These levels are as follow: बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट डिग्री। कहते हैं कि आपके पास जो है ईडब्ल्यू, पहले तो आप ये बता दें कि आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूजी आपके पास क्या होता है ना। जो ईडब्ल्यूजी है वो आपके पास इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप होता है। उसने एजुकेशन के जो वो बनाए हैं ग्रुप्स, एजुकेशन के जो लेवल्स बनाए गए हैं, तो उसमें कौन कौन सा है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट डिग्री। डॉक्टरेट डिग्री आपकी क्या होती है, पीएचडी को कहते हैं, ठीक है। अब बैचलर डिग्री की तरफ आ जाते हैं कि बैचलर डिग्री में क्या है। बच्चे ऐसे तो मेरे पास नहीं आएगा, आप लोगों के पास, आप लोग मेरा नोट करें और मुझे आज एक स्टूडेंट ईमेल करे, scholarhinawassim@gmail.com। मैं तो इतने सारों का भी नोट नहीं कर सकती ना। ये है मेरा ईमेल एड्रेस, मैंने आपको टाइप कर दिया, scholarhinawassim@gmail.com। अच्छा जी, बैचलर डिग्री में क्या होता है, इट इज यूजुअली एन अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री अवार्ड फॉर अ कोर्स और मेजर डेट जनरली लास्ट 3 और 4 इयर्स। इतना तो आपको पता चल गया कि पहले 2 इयर्स का प्रोग्राम होता था, अब 4 इयर्स का होता है। इन सम कंट्रीज पाकिस्तान बैचलर डिग्री इज ऑफ 2 इयर्स वेयर देयर इज एनुअल सिस्टम। जहाँ एनुअल सिस्टम होता है कहते हैं वहां पर 2 इयर्स है। हाउएवर इन सेमेस्टर सिस्टम इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 ईयर। लेकिन जहाँ पर जो है जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है तो वहां पर बैचलर डिग्री क्या है, 4 इयर्स की ही होती है, ठीक है। Master degree, it is academic degree usually awarded for completion of a postgraduate or graduate course of 1 or 3 years in duration. In UK, it is sometimes awarded for an undergraduate course whose final year consists of higher level courses and a major research project. In recent standardized European system of higher education diploma, it is correspond to a 2 year graduate program to be entered after the year of undergraduate studies and in preparation of either higher qualification employment or for doctoral studies. अब क्या हो गया है कि कहते हैं कि मास्टर डिग्री आपके पास क्या होता है, मोस्टली जो है कहीं 2 इयर्स का आपके पास होता है पाकिस्तान में या कहीं और। इसके बाद आपके पास जो एमएस आ जाता है उसमें फिर आ जाते हैं डॉक्टरेट डिग्री की तरफ। डॉक्टरेट में आपके पास क्या है, पीएचडी डिग्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज एन एकेडमिक डिग्री ऑफ द हाईएस्ट लेवल। ट्रेडिशनली द अवार्ड ऑफ ए डॉक्टरेट एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन ऑफ candidate as an equal by the university and as an equal by the university faculty under which he or she has studied. There are essentially 3 types of doctorate। अब डॉक्टरेट डिग्री भी आपको बता देंगे कि उसकी क्या होती है, 3 टाइप्स होती है। रिसर्च डॉक्टरेट्स आर नियरली ऑलवेज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च। एक वो होते हैं जिनको एकेडमिक रिसर्च के अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। publishable standard, ठीक है, and represent at least modest contribution of human knowledge. It is usually assessed by submission and defense of a doctoral thesis through in some cases, though in some cases coherent body of published literature can be accepted instead. Or honorary doctorates are awarded for a substantial contribution to a field, but this need not be academic in character। यदि इसमें रिसर्च डॉक्टरेट होते हैं जो रिसर्च पेपर जो है बनाते हैं, तो वो जो है एक पैनलिस्ट के सामने जो है उनके जो है क्विज
उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। जब वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके बाद उनका जो है वो जो वो उस थीसिस में पास कंसिडर किए जाते हैं, अगर वो उसकी सही तरीके से उसको डिफेंस कर रहे होते हैं। डिफेंस कमेटी के सामने वो ये लोग बैठे होते हैं, ठीक है। और एक ये है कि रिसर्च पेपर को जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है जो भी आपका पाकिस्तान का जो सिस्टम है हायर एजुकेशन का। यहाँ पर देख लें बैचलर डिग्री में देखें क्या क्या आ रहा है। बीए बीएससी, ठीक है। और देखें मास्टर्स में क्या आ रहा है, एमए एमएससी एमबीए। और डॉक्टरेट में क्या आ रहा है, पीएचडी आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं फाउंडेशन डिग्रीज यहाँ पे बता दी गई हैं। फिर आ जाते हैं स्कोप ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से आपका स्कोप क्या है, ये इसका ये क्या करती है, इसका फायदा क्या होता है। इट प्रोमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है ना, जब आप कोई ऐसा अपने स्किलफुल नॉलेज आपके पास आ गई है, स्किलफुल नॉलेज आपके पास आ गई है तो आप क्या करते हैं, इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जब आपके पास इकोनॉमिक आपका जो इकोनॉमिक लेवल है वो कैसे अच्छा होगा ना, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास कैसे होगी, इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलप इस तरह से कि जब पैसा उसका जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये होता है कि आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए, हायर एजुकेशन आपको एक ऐसी स्किल प्रोवाइड कर दे जिसकी वजह से आप जब कहीं पे जॉब करें तो आप प्रैक्टिकली जो है जो आप पढ़ के आए हैं वो आप उसमें अप्लाई भी कर सकें। इस तरह से ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है फायदा दे रहा होता है हायर एजुकेशन। आजकल आपने खुद देखा है कि हमारे यहाँ क्या है, क्वालिटी जो है कम हो गई है और क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हायर एजुकेशन बहुत सारे लोगों ने हासिल की होती है लेकिन उतनी ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। प्रैक्टिकली वो जो कुछ सीख के आए होते हैं उसको अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो वहां पर हमारे जो कंट्री में अगर एक डिग्री आ जाती है तो स्पेस नहीं होती इतनी। व्हाट हैपन, अच्छा, स्पेस इतनी जो है नहीं होती, जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है कि ऐसा ह्यूमन बीइंग या ऐसा जो सोसाइटी में जो मेंबर हायर एजुकेशन के बाद आ रहा है तो वो जो सोशली जो है वो भी उसका जो सोशल सोसाइटी में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे रहा हो। मतलब उसके जो एटीट्यूड्स हैं या उसके जो रिएक्शंस हैं वो सब क्या होना चाहिए, सोसाइटी की। बाकी सब भी आ गए हैं वापस। चलें ठीक है, अब अपनी बातें छोड़ देना। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो अब एक्स्ट्रा चैटिंग नहीं करनी, नहीं तो मैं आपकी पिक्चर लेके ना वो फिर मैं आगे दे दूंगी, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, काम से रिलेटेड बात करनी है तो ठीक है। थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि जो लोग अगर लेट आए हैं तो उनको पता चल जाए। पहले आ जाते हैं कि हायर एजुकेशन होती क्या है। हायर एजुकेशन क्या होती है, प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब आप हायर सेकेंडरी के बाद आप हायर सेकेंडरी की तरफ आते हैं, देन हायर एजुकेशन आपके पास आती है। हायर एजुकेशन में होता क्या है, हायर एजुकेशन इज द एजुकेशन बियॉन्ड हाई स्कूल, स्पेशली एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फिर आपके पास क्या है, इट इज द स्टेज ऑफ लर्निंग दैट अकर्स एट यूनिवर्सिटी एकेडमी एंड कॉलेजेस। के लर्निंग जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, एकेडमीज होती हैं और कॉलेजेस होते हैं। और एट द एंड आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक डिग्री मिल जाती है या एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है या डिप्लोमा दे दिया जाता है।
फिर इसमें क्या है, इससे इसमें आप क्या करते हैं, स्ट्रेंथन डिफरेंट कम्युनिटी। जाहिर सी बात है, जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट जो है वो एरियाज के होते हैं, तो फिर क्या होगी, स्ट्रेंथन कम्युनिटी होगी। गोल इसका क्या है कि प्रोड्यूस गुड सिटीजन। गुड सिटीजन सिर्फ ये नहीं है कि अगर उसके पास अच्छी जॉब है तो वो गुड सिटीजन है, वो सोशली कैसा है वो भी गुड सिटीजन में आता है। उसका दूसरों के साथ रवैया कैसा है, अगर एक अच्छा है, एक इंसान है, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और वो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन लोगों के साथ वो मिसबिहेव कर रहा है, या किसी को मतलब जो है बुरे तरीके से आ रहा है, या मार रहा है, या कुछ कर रहा है, तो मार पीट कर रहा है, या तशद्दुद ज्यादा कर रहा है, या काम ज्यादा ले रहा है, तो मतलब उसे एथिक्स का नहीं पता, उसे नहीं पता कि सोसाइटी के मैनर्स क्या हैं या सोसाइटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस बारे में वो नहीं जानता। तो हायर एजुकेशन में ये सब चीजें भी स्टूडेंट को या जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको इस बारे में पता होना चाहिए कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसने अपने से जो अगर कम पैसे वाला इंसान है उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, और जो उससे ज्यादा पैसे वाला इंसान है उसके साथ कैसे बिहेव करना है। ये नहीं कि कहें कि ये तो हमारा नौकर है तो उसको इंसान ही ना समझे, उसका बहुत बुरा हशर कर दें। तो ये भी क्या आता है, गुड सिटीजनशिप में आता है कि आप मतलब अपने जो सोशली, जो आपका सोशल सर्कल जो है, आप वहां के लोगों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। एक गरीब है, उसको अगर आपने देख भी लिए तो आप कुछ देना गवारा नहीं करते कि मरता है तो मर जाए, मेरे क्यों 10 रुपए कम हो जाए सैलरी में से। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। गुड सिटीजन जो हर लिहाज से फाइनेंशियली तौर पे भी गुड सिटीजन हो, अपनी जॉब भी कर सकता हो, अपने लिए भी कमा सकता हो प्रैक्टिकली तौर पे, और साथ में सोशली भी अच्छा हो, लोगों के साथ उसका रवैया पॉजिटिव हो, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंसानों में जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो इखलाक हसना देखा जाता है, ठीक है। फिर आगे के बेनिफिट्स ऑफ जो हायर एजुकेशन है वो क्या थे। बेनिफिट्स ऑफ हायर एजुकेशन में एक्सप्लोर एकेडमिक इंटरेस्ट आ गया था, पर्सनल डेवलपमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर चॉइसेस, सोशल लाइफ, न्यू फ्रेंड्स, ट्रेवल अब्रॉड एंड ब्रॉडन योर हॉरिजन्स आ गया था। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि हायर एजुकेशन आपके पास क्या होते हैं, हायर एजुकेशन के 3 लेवल्स होते हैं। पहला जो है आपका जो लेवल होता है उसे आप बैचलर कहते हैं, दूसरा आप मास्टर लेवल होता है, और तीसरा डॉक्टरेट लेवल होता है। जो बैचलर लेवल है वो कहीं कहीं पाकिस्तान में अभी भी उसके 2 इयर्स हैं, और कहीं पर वो 4 इयर्स हो चुका है, जिसको बीएस का नाम दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एमएससी होता है, तो एमएससी एमए है या मास्टर्स है तो वो 2 2 इयर्स का है, लेकिन अभी अगर एमएस हो गए तो वो फिर उस तरह से 2 इयर्स में आ जाता है। एमफिल जो है वो बीएस ऑनर्स के बाद डायरेक्ट लोग एमएस एमफिल की तरफ आ जाते हैं, फिर एमएससी नहीं करना पड़ता। अच्छा, फिर इसके ये 3 लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए, बैचलर भी, मास्टर भी और डॉक्टरेट भी। डॉक्टरेट में क्या होता है, पीएचडी होता है, और पीएचडी के लिए मोस्टली लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब मोस्टली पाकिस्तान में और ज्यादा बहुत कम ऐसे होते हैं जो मतलब हर किसी को शौक होता है कि मैं जो लास्ट डिग्री है वो अपने से मतलब अपनी जो पाकिस्तान है उससे भी अगर बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कोई है तो वहां से वो डिग्री हासिल कीजिए। फिर आ जाते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या था कि एजुकेशन क्या करे, प्रमोट करे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को। ये नहीं कि बेरोजगारी हो तो उससे क्या होगा, उससे बर्डन बढ़ जाएगा आपकी जो हमारी जो पब्लिक है या हमारी जो लोग हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई इंसान है वो पढ़ लिख के भी उसके पास अच्छी जॉब नहीं है, या कोई इंसान है अगर वो बहुत अच्छी जॉब करता है, इकोनॉमिकली वो अच्छा है लेकिन सोशली वो अच्छा नहीं है, उसका लोगों के साथ रवैया नहीं है अच्छा, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है उसके माइंड में, वो लोगों को अपना गुलाम समझता है या उनके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है, इंसान नहीं समझता, तो वहां पे क्या आ गया कि उसकी सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तो इस चीज को भी देखना है कि हायर एजुकेशन में ये सब होना चाहिए। increase in income growth of a country collectively, it contributes to labor productivity, ठीक है। तीसरा क्या है, हायर एजुकेशन कैन गिव लीडर्स टू द कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रीथ ऑफ नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, नीड टू कंफर्ट इफेक्टिवली द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज, ठीक है। इट आल्सो जनरेट वेल ट्रेन टीचर्स, टीचर्स भी वेल ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी ऑप्शंस फॉर स्टडी,
स्टडी ऑप्शंस भी ज्यादा होने चाहिए, कोई किस तरह की किसी के अंदर क्या पोटेंशियल होता है, किसी के अंदर क्या पोटेंशियल होता है, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। पूरी कौम जो है, पूरी नेशन अब डॉक्टर नहीं बन सकती, इंजीनियर नहीं बन सकती, तो जो फील्ड्स ऑफ स्टडी है वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है अपने माइंड के मुताबिक जो है उसमें से या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, हायर एजुकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू ट्रेनिंग साइंटिस्ट, इंजीनियर and others to help invent, adopt, and operate modern technology in all sectors. यहाँ पे देख ले मोड्स ऑफ हायर एजुकेशन कौन कौन से होते हैं। एक तो ये है कि टीचर आपको फेस टू फेस टीच कर रहा है, दूसरा क्या है कि आपको ऑनलाइन भी वो पढ़ा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन भी वो आपको पढ़ा सकता है। इसके अलावा आपके पास क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में भी वही चीज आ जाती है आपके पास, असाइनमेंट्स के थ्रू। बोलोंगिया प्रोसेस इन हायर एजुकेशन, बोलोंगिया क्या है, इटली की एक जगह का नाम था। उससे ये पढ़ा के उन्होंने जो है उसमें जो लॉन्ग वहां पर जो मीटिंग की गई, तो उसमें क्या प्रोसेस जो है था उस हायर एजुकेशन के बारे में, वो ये था कि अडॉप्ट system easily readable and comparable degrees, adopt a system with two main cycles, undergraduate and graduate, establish a system of credit hours जो such as ECTS, promote mobility of overcoming obstacles। अब इसमें क्या है कि यानी कि लोग इधर उधर ना जाएं और उनको ऐसा करिकुलम प्रोवाइड कर दिया जाए कि जिसके जरिए जो है टीचर एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन उनका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाए, उस करिकुलम की वजह से बेहतर हो जाए, उनमें स्किल्स डेवलप हो जाए। और एक्टिविटी मतलब ऐसा करिकुलम हो जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिसमें इमोशनल स्किल्स भी मौजूद हो, और जो क्या करे स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू गिव रिस्पेक्ट वन अनदर। और इसमें ये भी होना चाहिए आवाज क्लियर है आप सबको? तो प्रोमोट मोबिलिटी बाय ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स में क्या आ जाता है कि मतलब लोगों को ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े, अपने एरिया से शिफ्ट ना होना पड़े, और उनके पास क्या हो ऐसा करिकुलम उनको ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स मीन कि ऐसा करिकुलम प्रोवाइड किया जाए जिसमें एक्टिविटी बेस्ड भी हो, इमोशनली स्किल्स भी हो, और साथ में जो है उनमें जो है ये भी हो कि वो रिस्पेक्ट हर एक को रिस्पेक्ट भी दे रहे हो। ठीक है, प्रोमोट यूरोपियन कोऑपरेशन इन क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, फिर है प्रोमोट यूरोपियन डायमेंशंस इन हायर एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब आ गया कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एकेडमिक प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान में क्या आ गया आपके पास, एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, लेक ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ आ गया, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैकल्टी एक्सपीरियंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, उसमें जो है एकेडमिक प्रॉब्लम्स में ये कि एकेडमिक अगर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए जो जगह प्रोवाइड की जाती है वो जगह ठीक नहीं है, या वहां पे जो स्टाफ हायर किया गया वो ठीक नहीं है, या बच्चे नहीं एडमिशन ले पा रहे ठीक तरीके से। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं लेक ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। वो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो उनमें इतनी जो है प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होती, वो ठीक तरीके से पढ़ा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल्स नहीं, पर प्रैक्टिकली जो है उनको एजुकेशन फ्राहम नहीं की जाती, सिर्फ लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, फैकल्टी एक्सपीरियंस, फैकल्टी जो हायर की गई होती है उसका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, और सोशल प्रॉब्लम्स के सोशल इश्यूज जो होते हैं, हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, measure to improve access
क्वालिटी एजुकेशन पे ऐसी मेजरमेंट्स बनाई जाए कि क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी हो, क्वांटिटी में ना हो, क्वालिटी हो। ठीक है, मेकिंग अ रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान, कोई रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एडुकेट ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, promote use of internet and communication technology, improve financial schemes or remove overlapping of authority। हायर एजुकेशन इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव में कौन कौन से आ जाते हैं? कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव में यूएस है, यूके है, इंडिया है और पाकिस्तान है। इन चार सिस्टम्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। अब यूएसए में क्या होता है? यूएसए में है पब्लिक 4 ईयर कॉलेज यूनिवर्सिटीज, पब्लिक 2 ईयर कॉलेजेस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर्स। यूएस का जो है ये चीज है। और जो यूएसए में सर्टिफिकेट्स है, पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्रीज, डॉक्टरेट डिग्री एंड प्रोफेशनल डिग्रीज। अब आ जाते हैं यूके की तरफ। तो यूके में क्या है? हायर एजुकेशन इन द यूके इज प्रोवाइडेड बाय अ diverse range of university, college, institute, a school of academies. All of these institutes can provide both academic and higher professional education, including undergraduate and postgraduate। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है यूएस का। किन्जा को आवाज नहीं आ रही, आप सबको आ रही है? बाकी सबको आ रही है? अच्छा चलिए, सही है। चलिए फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यूएस का कैसा है और यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है वो आप देख सकते हैं। State and abroad, states and abroad are professional working in admission, enrollment, management, financial aid, registration record, scheduling, academic standards, institutional research, and student progress. It, co- it corporate members are drawn from education related business and agencies, as are its associate। यूके में क्या होता है? 2 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉर बिजनेस। इनोवेशन एंड स्किल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंग्लैंड। ठीक है, और वहां पे भी जितनी भी इनोवेशन होती है या स्किल्स होती हैं वो कहाँ पे चाहिए होती है? वहां वहां पर आपके पास डिपार्टमेंट में जो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड में आपके पास क्या आ जाता है? USA students can receive education grant or loans from a variety of sources, including the federal government, state government, post-secondary institutes और private sources। फाइनेंशियल एड के स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नेशनल भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरनेशनल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो है उनको जो है जब स्कूल के जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी जो है उनको थोड़ा सा फंड्स दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पर यूके में क्या होता है?
non-repayable maintenance grants to help with the general living cost and available to those new full-time students entering higher education. The amount of grant varies according to the student household income. यहाँ पर कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स को ग्रांट दी जाती है वो उनकी हाउस होल्ड इनकम पर बेस करती है. अब अगर एक स्टूडेंट है उसकी हाउस होल्ड इनकम अच्छी है तो उस पर क्या होगी, उसको कम ग्रांट मिलेगी. ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है, यूके की बात हो रही है. फिर आ जाते हैं, टोटल आपकी जो स्लाइड्स हैं वो 36 हैं, हम 24 पर आ गए हैं. इंशाल्लाह हो जाएगा. अच्छा, फिर है, अच्छा बच्चे ये जो लोग मुझे मैसेजेस लिख रहे होते हैं मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरी वर्कशॉप कर दे, में मैं नहीं अटेंड कर, ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने करनी होती है ना तो ईमेल किया करें. यहाँ चैट करने का कोई फायदा नहीं, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि सब लेक्चर को छोड़ के आपकी चैट को पढ़ना शुरू कर दें. तो काइंडली यहाँ पर मत किया करें. आपका जो भी इशू है आप मुझे ईमेल कर दें, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखने की जरूरत नहीं है. ये चैट बॉक्स इसलिए नहीं बनाया गया कि आप इसमें अपने मैसेजेस लिखें. तो आपको खुद को भी, अभी तो आप खुद हायर एजुकेशन में है तो आपको खुद को चाहिए कि आप इस चीज को समझें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. यहाँ पर इन मैसेजेस को अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो आपको काम कौन बताएगा. तो मेरी बात को माइंड मत करें, मैं ऑन द होल सबको कह रही हूँ कि यहाँ पर चैट बॉक्स में किसी किस्म का भी अपना इशू मत बयान किया करें. आपको जो भी बात करनी है मुझे ईमेल कर दिया करें अगर मुझसे रेलिवेंट कोई बात है. अदरवाइज यहाँ पर आप लिखते हैं फिर सारे वही पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसी का रिप्लाई करते हैं, तो फिर टीचर के बात करने का क्या फायदा, फिर मैं किससे बात कर रही हूँ. रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का रोल अब क्या होता है, पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर लिया, दूसरा आपने फाइनेंस को डिस्कस कर लिया, अब आ जाए रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. द फेडरल गवर्नमेंट जनरली डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर यूएस हायर एजुकेशन एज इन द मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर government control higher education through their ministry of education. Higher education in USA is decentralized and each state has an authority to supervise and control higher education within within the borders and jurisdiction. यूके के बारे में आ जाते हैं कि द यूके आर नॉट ओन्ड और रन बाय गवर्नमेंट. यूके की जितनी भी होती है वहां पर ऐसा नहीं होता. दे आर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस लीगल एंटिटीज विद काउंसिल्स एंड गवर्निंग बॉडीज. के यहाँ पर जो है गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर रही होती, यहाँ पर अलग से जो है उनकी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट जो है लीगल बॉडीज होती हैं जो इस सब को कंट्रोल कर रही होती हैं. फिर है एक्रीडिएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस. अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रीडिएशन के पास जाने से पहले हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ, ताकि हम देख लें कि बुक में कोई चीज हमसे रह तो नहीं गई. वही चीज है, ये हो जाए फिर बुक की तरफ आ जाते हैं. यूएसए में आपके पास क्या था कि द फेडरल गवर्नमेंट, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. फिर है एक्रीडिएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है. उसके बाद स्लाइड स्टक हो रही है 26. रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है उसको हम देख लेते हैं. यूएस में और यूके में क्या रोल है. ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेल एस्टेब्लिश एंड दिस रोल विल इंक्रीज फर्दर changes in technology, globalization and demographic impact the United States. ठीक है, और जो यूके है उसका क्या है, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड पीपल विद लेटेस्ट नॉलेज एंड मॉडर्न स्किल्स, हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यूके इकोनॉमी. हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ की ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर इन द यूके, हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड competitiveness.
अच्छा, इसमें क्या आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जो है जनरेशन्स में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी चेंज आता है। जो काम पहले इंसान करते थे, अब वो मशीन करते हैं, तो मशीनों ने इंसानों की जगह ले लिया है, तो अब इंसानों को किस तरह से जॉब्स मिलेंगी, तो इस चीज के ऊपर भी तो काम करना है ना। इंसानों को सहूलत देनी है, लेकिन इंसानों को रिमूव तो नहीं कर सकते ना आप अपनी, बिल्कुल मतलब अपने हर किस्म के काम और बिजनेस से, अगर आप उनको बिल्कुल कोई काम। मैं चेक कर लूंगी, आबिद हुसैन, लेक्चर के बाद मैं मेल चेक कर लूंगी, और अगर आई हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको बुक सेंड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ इस तरह से हो कि रिप्लेसमेंट तो हो रही है चीजों की, लेकिन उनको बिल्कुल ही खत्म मत कर दिया जाए, और जो है ह्यूमन बीइंग को भी जॉब्स मिलनी चाहिए, और वो भी जो है करें, लेकिन उनको सहूलत फराहम की जाए, कि टेक्नोलॉजी की सहूलत दी जाए, ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी से उनको रिप्लेस कर दिया जाए। Comparison of higher education system of Pakistan, of USA and UK, UK और USA का ये एजुकेशन सिस्टम आप देख लें। अब आ जाते हैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की तरफ। पाकिस्तान में कहते हैं कि हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेड 12। ऑब्वियसली ग्रेड 12 के बाद स्टेट स्टार्ट होती है 13 और 14 क्लास को कहते हैं बीएससी की, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड अदर सच इंस्टीट्यूट। The university and degree awarding institute are autonomous but are characterized by their respective provincial government and higher education commission। हायर एजुकेशन कमीशन को क्या कहते हैं, इस हायर एजुकेशन कमीशन को एचईसी के नाम से भी याद किया जाता है, ठीक है। इसका जो एब्रीवेशन एचईसी की जो एब्रीवेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन है, ये इसका शॉर्ट नेम है एचईसी। अच्छा, फिर इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि डिग्रीज दी जाती हैं, ठीक है। और आगे है higher education in academy of educational planning and management has shown that there are total 139 universities providing their services in both public and private sector of education। कहते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, 139। आउट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज 79 आर वर्किंग अंडर अम्ब्रेला ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सेक्टर किसे कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को कहते हैं, ठीक है। और जो 60 है वो किसके अंडर काम कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर रही है। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, यही जो पब्लिक जो लोग खुद जो है प्राइवेट ओपन करते हैं, अपने जो लोगों ने खुद ओपन किए होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ वो कनेक्टेड नहीं होते। फिर आ जाते हैं द टोटल एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी एट पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज इज दिस। आउट ऑफ दिस ये आपको एनरोलमेंट बता दी है स्टूडेंट्स की, कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कितने होते हैं, 86% स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, और जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कितने होते हैं, 40% स्टूडेंट्स जो है एनरोल कर रहे होते हैं। According to Qureshi 2014, following are the challenges in higher education of Pakistan. देयर इज अ गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ऑब्वियसली सप्लाई एंड डिमांड का तो गैप होता है यहाँ पर। अब जिस तरह से मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है ना, कि एक टाइम आया था कि लोग कहते थे कि एमबीए बहुत अच्छी डिग्री, एमबीए करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। फिर एमबीए वाले स्टूडेंट्स एकदम से इतने ज्यादा हो गए कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिली और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाई। और अभी भी ऐसे ही होता है कि जब एक चीज के फिर कंप्यूटर का दौर आ गया, कि एमसीएस जिसने किया होगा, एमसीएस की मार्केट में बहुत मांग है, तो एमसीएस जो करेगा तो उसको जॉब मिल जाएगी, और जो नहीं करेगा तो हर कोई एमसीएस की तरफ भागना शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ, एमसीएस वालों की भी एक्सेस हो गई, तो फिर उनको भी नहीं जॉब मिलनी। तो इस तरह के मतलब सप्लाई एंड डिमांड बराबर होनी चाहिए। सोसाइटी की नीड्स को देख के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाएं, जो डिग्रीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो सोसाइटी की नीड्स को देख के लॉन्च किए जाएं, और ताकि हर फील्ड में काम हो सके और सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके, मॉरली भी, सोशली भी और फाइनेंशियल तौर पे भी।
Quality of curricula and shortage of trained teacher is also an important challenge. करिकुलम, अब देखें करिकुलम किस तरह से क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती, वो इस तरह से अच्छी नहीं होती कि वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं दे रहा और लर्निंग लर्निंग आप कर रहे हैं और उसके बाद जो है आप टॉप कर लेते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता, तो क्वालिटी ऑफ करिकुलर तो ना हुई, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड तो ये नहीं था। ठीक है, तो आपको ना फिर है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। टीचर्स जब टीचर्स भी आपकी तरह जो है सिर्फ लर्निंग करके आए होंगे, उन्होंने कोई प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, तो वो फिर किस तरह से कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे वो भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर इनटू द नंबर गेम एंड एक्सपेंशन मोड। जाहिर इतना तो आपको भी पता है कि आजकल जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनका मकसद क्या है कि रैंकिंग में ऊपर आ जाए, रैंकिंग उनकी जो है ज्यादा हो जाए, या वो दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटी से ऊपर चले जाएं, वहां पर एडमिशन ज्यादा हो जाए, एनरोलमेंट ज्यादा हो जाए। देयर फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन इफ एनीथिंग इज रादर fuzzy and misty. Another challenge is benchmark tertiary education against internationally recognized standard. जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो भी क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट पीपल आर नॉट फुली अवेयर ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिवर्सिटी के साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या जो लोग करिकुलम बना रहे हैं यूनिवर्सिटी का, या जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सोसाइटी की डिमांड्स को चेक करना है, सोसाइटी की डिमांड्स को चेक करेंगे कि सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी फील्ड्स में स्टूडेंट्स को आना चाहिए, और कहाँ वो प्रैक्टिकली क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उस एजुकेशन के बाद वो कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू अख्तर एंड कलसूम फॉलोइंग स्टेप्स टू मीट देयर चैलेंजेस, कि अगर ये वाले स्टेप्स हम ज्वाइन कर लें तो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो सकते हैं। Adoption of quality benchmark from some of the best university in the world can bring quality in education. Education में क्या लाई जाए, क्वालिटी लाई जाए, और वो कैसे होगा कि अडॉप्ट किया जाए बेंचमार्क, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो उसका। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी शुड बी इंडिपेंडेंट। Higher authorities must monitor that the function of the university is in accordance with the university calendar, कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी कैलेंडर के मुताबिक ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। द सिंडिकेट शुड मेक डिसीजन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी पॉलिसीज। सिंडिकेट शुड अपॉइंट वाइस चांसलर एंड ही शुड be answerable to them. Only university administration should manage and be responsible for university affairs. यूनिवर्सिटी के जितने मामलात हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ यूनिवर्सिटी को होना चाहिए, बाहर से कोई ना हो। द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी फुली ऑटोनोमस बॉडी टू मेक डिसीजंस, वो अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सके। ठीक है, फैकल्टी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स रिक्वायरमेंट शुड बी सिलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट अंडर गिवन क्राइटेरिया बाय द सिंडिकेट। अच्छा, फिर क्या, द परफॉर्मेंस असेसमेंट क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्च, टीचिंग एंड सर्विसेज। क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी कि जब बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ वो जो है कनेक्ट हो जाए, वो यूनिवर्सिटी एक, ये दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिसका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफिल करे। वहाँ के वाइस चांसलर्स जो है इंडिपेंडेंट हो, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बर्डन ना हो किसी की तरफ से, कि मतलब कोई उनको किसी काम के लिए कह रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है
कि फैकल्टी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट शुड बी सिलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। जो फैकल्टी है वो भी क्या की जाए, डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेक्ट की जाए। अब ये नहीं है कि अगर किसी कोर्स का जो टीचर है, स्टैटिस्टिक्स अगर किसी ने पढ़ानी है तो उसके लिए हम उर्दू का टीचर हायर कर दें किसी सिफारिश की वजह से या कुछ, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब इंडिया का देख लें कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहां पर किस तरह से होता है, ये देख लें। टाइप्स ऑफ टर्शरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडिया में देख लें। ये आपको स्लाइड में देख सकते हैं, टाइप एंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन कितने हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लें डिप्लोमा अवार्डिंग, ये सब। चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अच्छा, इंडिया को कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। टीचिंग क्वालिटी उनकी बहुत ज्यादा लो है। सप्लाई डिमांड गैप है, वही जो पाकिस्तान में भी ये दो इशू हैं। अनइवन ग्रोथ एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है। और कॉन्सेंट्रेट्स ऑन रिसर्च कैपेसिटी एंड इनोवेशन। जाहिर सी बात है, रिसर्च नहीं हो रही होती, इनोवेशंस नहीं हो रही होती, तो ये उनके बेसिक वही चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में भी हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। थैंक यू सो मच। सादिया को मेरी बात याद थी और अब सादिया सबको यही कह रही है कि अपने इश्यूज मत बात करें, और ये बात मैं कह भी चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक जब तक आप में से एक दो के पीछे कंप्लेन नहीं करूंगी ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, या आप दोनों की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि अब भी हमारे पास 21 मिनट्स हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं जो पुराने आपके पास जो चैप्टर्स हैं, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाते हैं। सिक्स फोर डबल सिक्स यूनिट फोर, कल वाला टॉपिक थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको आज फिर देखें रिपीट करवा दूं, मैंने आपको जो कुछ बताया यूनिट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में, कल इंशाल्लाह जो है मैं उन सब में क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है उसके बारे में जो है प्रिपरेशन करें। और अभी अगर आपने यूनिट 5 जो अभी हायर एजुकेशन का गुजरा है उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मैसेज में टाइप करके बता दें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।
लेकिन कल मैं आपके माइक्स ओपन करूंगी और आप लोगों से थोड़ा थोड़ा हर एक से पूछूंगी कि उसे क्या समझ आई है, ठीक है। और अभी अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है हायर एजुकेशन के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है ना? ये आप लोग फिर वही बात है कि कोई एक कह देता है कि आवाज नहीं आ रही तो सारे फिर कंफ्यूज हो। फर्स्ट 5 चैप्टर्स के नेम आपको बता दूं तो मैं इसको बुक सेंड कर दूंगी ना आपके पास। एक कंपैरेटिव एजुकेशन है, एक चैप्टर का नाम प्राइमरी एजुकेशन है, एक का नाम सेकेंडरी एजुकेशन है और एक का नाम जो है हायर एजुकेशन है। एक चैप्टर का नाम मुझे भूल गया कि एक चैप्टर का क्या नाम है। आवाज आ रही है आप लोगों को? शमसा लिख रही है आवाज नहीं आ रही, फिर सब कहना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मुझे बताएं आवाज आ रही है सबको? चले सही है। चले कल वाला जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो एजुकेशन मींस नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। कि आपके पास इनोवेशन भी आए, आपके पास स्किल्स भी आए, आपके पास सूझबूझ भी आए और आपके पास जो है ट्रू नॉलेज भी हो आपके पास। कंपेरेटिव एजुकेशन क्या होती है? जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी बिजनेस फील्ड है, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे वो हमारी जो है डॉक्टरेट की फील्ड है, मेडिकल फील्ड है। और उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं जो बेस्ट जहाँ पे जो वो फील्ड होती है जिस कंट्री में उसकी जो एजुकेशन है उसके साथ हम उस एजुकेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई कंट्री बिजनेस में अच्छा है तो उसकी बिजनेस फील्ड की जो एजुकेशन है उसके साथ जो है कंसिडर आप उसको कंपेयर कर लेंगे जो पाकिस्तान में जो बिजनेस की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। फिर आ जाते हैं इसके बाद क्या था? हैंग हो गए जी। प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि इट इज यूजुअली नोन एज, प्राइमरी स्कूल को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्कूल भी कहते हैं। इसमें क्या होती है? 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 5 ग्रेड तक। और कंपल्सरी होती है और प्रिसीडेड बाय प्री स्कूल और नर्सरी एजुकेशन फॉलोड बाय सेकेंडरी एजुकेशन। बच्चे मैं आप लोगों को कितनी बार कहूँ, मरियम है या जो भी है ना, आप लोग काइंडली मेरी बात सुन लें कि आपके जो भी इश्यूज हैं आप लोग मुझसे ईमेल पे बात कर लें, लेकिन यहाँ पर चैट बॉक्स में मत लिखें अपने पर्सनल इश्यूज। कोई लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है? अच्छा, बिनिश कह रही है कि मैडम आज का लेक्चर शॉर्ट में बता दें। वो मैं बता देती हूँ आपको। आज हमने पढ़ा था हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन की को पाकिस्तान में क्या है, 3 हिस्सों में, 3 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया गया है। एक आपके पास बैचलर होता है, एक आपके पास मास्टर होता है और एक आपके पास डॉक्टरेट का होता है। अब जो हायर एजुकेशन का पर्पस है ना कि आपको कैसा ऐसा ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड किया जाए या ऐसा इंसान जो है हो जो सोशल डेवलपमेंट में भी फायदा मंद साबित हो और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी फायदा मंद हो, ठीक है, जिसके पास क्रिएटिविटी भी हो, इनोवेशंस भी हो और जो है पॉजिटिव माइंड वाला इंसान हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था? इंडिया, यूएस, यूके के जो एजुकेशन सिस्टम्स है उनको कंपेयर किया था। और एक चीज ये डिस्कस हुई थी कि अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। और जो बेसिक जो सबसे मेन जो 2 इश्यूज हैं, एक ये है कि हमारा जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जो करिकुलम पढ़ाई जाता है वो बहुत ज्यादा ओल्ड है और उसमें जो है ये हम कह सकते हैं कि कोई मतलब एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, सिर्फ लर्निंग है। तो इस चीज को मतलब रिमूव करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है कि एक्टिविटी बेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कल वाले में क्या है? प्राइमरी एजुकेशन में आप प्राइमरी एजुकेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि बच्चों में क्या क्या स्किल्स पैदा हो जाए। तो अंडरस्टैंडिंग स्किल पैदा हो जाए, नॉलेज उनमें थोड़ी बहुत आ जाए,
स्किल एटीट्यूड उनका लोगों के साथ पॉजिटिव हो जाए, इंटरेस्ट उन्हें पता चल जाए कि हमें ये पसंद है और ये नहीं है। एक्शन पैटर्न्स उन्होंने अगर कोई उनसे बात करता है तो उसके रिस्पॉन्स उनका कैसा होना चाहिए और किस वे में उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। फिर मेथड्स, कौन से मेथड अप्लाई करनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी उतना इंडिविजुअली पता हो, सोशलाइजेशन लोगों के साथ उनका रवैया कैसा है, और मोरालिटी यानी कि मॉरल वैल्यूज के बारे में भी वो जानते हो कि मॉरल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे के कल जो हमने प्राइमरी एजुकेशन का पढ़ा था कि उसमें भी हमने कंपैरिजन किया था, और साथ में स्कोप और कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आपको एजुकेशन का पता चल गया कि एजुकेशन क्यों, एजुकेशन से क्या फायदे होते हैं। फिर उसके बाद आगे कंपैरेटिव की तरफ, अब प्राइमरी की बात हो गई, अब सेकेंडरी की हो गई। सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मिडिल स्कूल है उसके बाद से आपकी सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। प्राइमरी में कौन सा ग्रेड होता है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 होता है। फिर मिडिल स्कूल में क्या होता है, ग्रेड 6, 7, 8 होता है। और फिर जो आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, 9, 10 सेकेंडरी एजुकेशन में आता है। और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है वो हायर सेकेंडरी में आ जाती है। और ये किसके अंडर होती है, ये बोर्ड के अंदर होती है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके अंडर इनके जो पेपर्स हैं वो चेक होते हैं। और इसके अलावा जो है करिकुलम को छोड़ के हम आगे चले जाते हैं। क्योंकि ये तो हम अच्छा, फिर सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, थोड़ी सी जो है टेक्निकल बच्चों में स्किल्स पैदा की जाए, वोकेशनल स्किल्स पैदा की जाती हैं, ठीक है। और फिर क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए है कि सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, किस तरह से उसको क्वालिटीज पैदा की जा सकती हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। तो उसमें आ जाता है कि टीचर्स प्री सर्विस एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल सफर फ्रॉम पुअर स्टैंडर्ड, वीक मॉनिटरिंग है, और आउटडेटेड पेडागोजिकल स्किल्स हैं, अप्रोचेस अप्लाई की जा रही हैं, ठीक है। लर्निंग मटेरियल भी काफी आउटडेटेड होता है, इनएडिकेट सप्लाईज होती हैं। द क्वालिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल सेकेंडरी एजुकेशन पर्टिकुलर ऑफ टेक्स्ट बुक इज लो, ठीक है। नेशनल स्टेट बोर्ड डिफर वाइडली इन देयर अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन टेक्स्ट बुक, with central board text books considerably better than state board textbook। अच्छा, फिर मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट जो सेकेंडरी, इसके बाद फाइनेंस के, उनको फाइनेंस कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है या किस तरह से। अब ये जो है द शेयर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिक्लाइन, although recruitment spending on this level has stayed relatively constant compared with international benchmarks। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया प्री स्टूडेंट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इज आल्सो हाई एज रेशो ऑफ पर स्टूडेंट स्पेंडिंग ऑन प्राइमरी एजुकेशन। कि प्राइमरी एजुकेशन से जो उनका जो सेकेंडरी एजुकेशन पर जो वो स्टूडेंट्स पर पैसे लगा रहे हैं वो उनका हाई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं
मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जो है ना ऑन द होल सारे यूनिट 1 से यूनिट 9 की एक जो है प्रेजेंट एक जो है सबको इकट्ठा करके एक शॉर्ट आप लोगों को सबके बारे में नॉलेज फराम कर दूं, जितने यूनिट हो चुके हैं उसको कल वाले में लेकर आ जाऊं साथ में, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्कूल बता दिए गए हैं कि सेकेंडरी स्कूल्स आपके पास किस किस्म के हो सकते हैं। एक मिडिल स्कूल हो सकता है विच आर एस्टेब्लिश बाय अब ग्रेडिंग प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पर स्कूल दूसरा सेकेंडरी स्कूल हो सकता है जो कि ग्रेड 6 से 10 तक होता है, और फिर हायर सेकेंडरी होता है जो ग्रेड 6 से 12 तक होता है। ऐसे स्कूल्स भी होते हैं, ऐसे हाई स्कूल्स भी होते हैं कि जहाँ पर पहले वाले में क्या किया जाता है, मिडिल स्कूल में ग्रेड 1 से 8 तक बच्चे होते हैं, जो सेकेंडरी स्कूल होता है उसमें मैट्रिक तक बच्चे होते हैं, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है वो उसमें 6 से लेके 12 तक बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ये ये आप एक और जो है डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन कौन से दो दो लेवल्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी में कौन कौन सा आ रहा है, प्री प्राइमरी भी आ रहा है, एलिमेंट्री भी आ रहा है, मिडिल भी आ रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी में कौन सा आ रहा है, हाई सेकेंडरी आ रहा है, और हाई स्कूल्स आते हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स आ रहे हैं। असेसमेंट और एवोल्युएशन कैसे की जाती है, इतना तो आपको पता चल गया है कि जो आपके पास पहले क्या होता था कि ग्रेड 9 का बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि ग्रेड 9 का भी बोर्ड एग्जाम होता है, 9, 10, 11, 12 के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 9 का नहीं होता था। ठीक है, और जो 33% वाला जो है ईच सब्जेक्ट जो है 33% मार्क्स वाला पास होता है। फिर कल हमने मलेशिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ इसको कंपेयर किया था। अब ये मलेशिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर जरा आप देख लें। ये एजेस इनकी देख लें, ड्यूरेशन कितना होता है, प्री स्कूल 3 इयर्स का होता है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में कितने इयर्स होते हैं, 6 इयर्स होते हैं। लोअर सेकेंडरी में कितने होते हैं, 3 इयर्स होते हैं। अपर सेकेंडरी में कितने होते हैं, 2 इयर्स होते हैं। प्री यूनिवर्सिटी में 18 मंथ, और अब अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम 3 इयर्स, यहाँ पर ये है आपके पास। और स्टूडेंट असेसमेंट और एवेलुएशन है ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब करिकुलम की बात हो जाए तो यहाँ पर आप देख लें कि करिकुलम किसके, लोअर सेकेंडरी करिकुलम कौन सा होता है, जनरल एजुकेशन होती है, कौन से जहाँ पर स्किल्स रिक्वायर होती हैं, प्राइमरी लेवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट। द कोर सब्जेक्ट आर मले द नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, ये मलेशिया के करिकुलम के बारे में बात हो रही है कि वहां पर जो पहली जो लैंग्वेज होती है वो यही है कि इंग्लिश के साथ मलाया लैंग्वेज भी मस्ट होती है वहां पर। ठीक है, अब और फिर ये अपर सेकेंडरी लेवल बताया हुआ है, और फिर ये करिकुलम आपके पास के कौन से सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। सब्जेक्ट्स आप देख लें कि मलेशिया में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ह्यूमैनिटीज ग्रुप होता है, प्योर साइंसेज होता है, एडिशनल साइंसेज होती हैं, अप्लाइड आर्ट्स होती है, ह्यूमैनिटीज होती है, टेक्निकल एंड वोकेशनल होते हैं, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये मलेशिया का वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि द प्रोग्राम आर ऑफर्ड इन ग्रेड 10 एंड 11, कि ग्रेड 10 और 11 में क्या किया जाता है, इनके टेक्निकल और वोकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आगे आपको बता दिया है कि सेमी स्किल्ड जॉब्स इन आर्मी। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट आल्सो प्रोवाइड vocational training at the upper secondary level. ठीक है, in addition vocational subjects are also offered in several general upper secondary schools and other types of schools throughout the country. The students who enroll in TV institution programs can freely switch their fields to general education. अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ पर आप
ये यहाँ पर जो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स कल भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें यूएस था, यूके था, मलेशिया था। तो मलेशिया के वो करिकुलम के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता रहे हैं कि मलेशिया में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो सारी बात आपको पता चल गई कि ह्यूमैनिटीज ग्रुप होता है, प्योर साइंसेज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है उनके करिकुलम में जो वोकेशनल है, लैंग्वेजेस शामिल होती हैं, अप्लाइड आर्ट्स शामिल होती है, टेक्नोलॉजी शामिल होती है, ये सब उनके ग्रुप्स में शामिल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज के लेक्चर में आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपना मुझे रिटर्न सेंड कर दें अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, या प्राइमरी एजुकेशन का कुछ पूछना है या सेकेंडरी का कुछ पूछना है। अगर कुछ पूछना है अभी तो पूछ लें, और अगर नहीं पूछना तो आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस आ गया है, आप ईमेल पर भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एक बार रिपीट कर दें बच्चे, अभी तो मैंने आपको सारा रिपीट करवाया है। आज हमने डिस्कस किया है हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन के 3 लेवल्स होते हैं, बैचलर लेवल है, मास्टर लेवल है और डॉक्टरेट लेवल है, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स और इश्यूज कौन से हो सकते हैं, हायर एजुकेशन से हमें फायदा क्या हो सकता है, सोसाइटी को क्या फायदा हो सकता है। तो सोसाइटी को तो सबसे बड़े जो 2 फायदे होते हैं वो ये है कि सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, और दूसरा और जो इशू हायर एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो क्या थे, उसका गोल क्या होता है कि एक जो है अच्छा सिटीजन जो है पैदा किया जाए, एक अच्छा सिटीजन हो जो क्या करे, इंफॉर्मे जो अपनी जो नेशन है उसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिविटी रखता हो, चाहे वो इकोनॉमिकल तौर पे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली तौर पे भी अपने मुल्क की मदद कर रहा हो, अपने लोगों की मदद कर रहा हो, अपने घर के लोगों की मदद कर रहा हो। और दूसरा जो है दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा इस तरफ भी उसका रुझान हो कि वो जो है सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ भी उसका रवैया पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। क्योंकि आपके जो सबसे जो बेसिक होता है सुलह ये जो रहमदिली होती है या अखलाकी हंसना होता है, ये दोनों चीजें भी जरूरी होती हैं। अच्छा, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्या आ जाते हैं वो आप सुन लें सब, मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। हायर एजुकेशन की सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे जो अगर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लर्नर्स तो होते हैं, लर्निंग करके आए होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए होते हैं, लेकिन उन्हें खुद मतलब अगर एक हायर एजुकेशन की एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी ना कि एक्सपीरियंस नहीं होते,